जय श्री राधे क्लास 12th। तो क्लास 12th हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ नया पढ़ने वाले हैं जो अब तक हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल था, वॉट एवर जो भी था, वो इलेक्ट्रॉन था या प्रोटॉन था, पॉजिट्रॉन था, जो भी था, वो मूव नहीं कर रहा था। जितनी भी चीज़ पढ़ी उसके स्टेशनरी पॉइंट के लिए पढ़ी कि वो स्टेशनरी था, और अब उसको हम हल्का सा क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं विद इन द कंडक्टर। और मूव करने पर क्या मिलेगा हमको, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको डायरेक्ट फील हो, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इसका आपको फील नहीं होगा तब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी का मजा नहीं है। और यदि किसी को फील ना हो तो वो ये कमेंट कर सकता है या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर सेंड है, मैं उसको डायरेक्ट फील करा दूंगा। कुछ नहीं करना, अपनी उंगली लीजिए, आपके घर में स्विच है उसमें कर लीजिए, डायरेक्ट 220 वोल्टेज का फील मिलेगा डायरेक्ट। तो स्टार्ट करें। तो यहाँ से सबसे पहले शुरू करने से पहले तो ये समझ में आ गया, यदि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अब क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन ले लो या इलेक्ट्रॉन ले लो, वो मूव कर रहा है। देखिए एक चीज़ आपको जनरली बताऊं, हमारा ये माइंड में सेट करके रखना, जनरली जो मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन ही करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है। बट हम जब भी ज़्यादातर केस में समझाते हैं तो पॉजिट्रॉन या E+ लेके समझाते हैं, लेकिन मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से डेवलप होता है मेरा इलेक्ट्रिक करंट। क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं क्या कह सकता हूं, मोशन ऑफ द चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। मोशन ऑफ द चार्ज क्या करंट करता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। तो मैं आपसे पूछूं, इस इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ क्या है, STRENGTH, स्ट्रेंथ क्या है। आप कह देंगे इसकी स्ट्रेंथ है क्या, चार्ज फ्लो। जब मेरा चार्ज क्या किया, फ्लो किया, तब मुझे इलेक्ट्रिक करंट देखने के लिए मिला। अच्छा, यदि मैं मान रहा हूं इसमें कोई Q चार्ज है, वो फ्लो कर रहा है, इसको फ्लो करने में पूरा का पूरा टाइम लग रहा है T, तो Q चार्ज इज फ्लो विद रेस्पेक्ट टू T, या मैं ये कहूं डेल्टा Q, कुछ चार्ज चेंज इन चार्ज फ्लो इन विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा T टाइम, इट ऑल्सो नोन एज करंट। और यहां से इसकी छोटी सी डेफिनेशन आ गई, क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जब किसी रेट के साथ फ्लो करता है, किसके साथ, रेट के साथ फ्लो करता है, तब क्या मिलती है मुझे, इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। अच्छा, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहां पर करंट के लिए और सही करंट के लिए रेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कितने टाइम में आपको देखो उसको थोड़ा फील कराता हूं। यदि आप हल्के से क्या हैं, बीमार हैं, आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं, और मान लीजिए आपको एक बोतल चढ़ाते हैं, कौन, आपके स्कूल वाले, कुछ समझ जाओ आप, ठीक है, स्कूल वाले कुछ लोग आपको एक बोतल चढ़ाते हैं, वो कितनी देर में चढ़ा देते हैं, 30 सेकंड में। और वहीं एक बोतल कुछ हम चढ़ाते हैं, जिनको बोतल चढ़ाना आता है वो चढ़ाते हैं 10 मिनट में। तो सिंपल सी बात है, करंट कहाँ ज़्यादा मिलेगी, करंट ज़्यादा कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। और ज़्यादा जैसे ही करंट मिलेगी तुरंत क्या हो जाते हैं, प्राण पखेरु, जय जय हरि बोल, प्राण पखेरु, मतलब आप तुरंत परलोक से धारेंगे। इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं एक बोतल 10 मिनट में धीरे 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 चढ़ती है, तो कुछ असर भी होता है, समझ में भी आता है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है करंट के लिए, रेट। क्या इंपॉर्टेंट है, रेट। किस रेट से करंट आ रही है, चार्ज आ रहा है, चार्ज फ्लो
हो रहा है। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, आहा मज़ा आ गया। तो देखें आगे हमारा करंट की एक नया फॉर्मूला जो आया, I इज इक्वल टू डेल Q ओवर डेल T। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, ये मेरा जो I इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q है, ये कैसी करंट है? ये एवरेज करंट है या कौन सी करंट है? मैं बताऊं आपको, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, मतलब किसी एक क्षण भर के लिए करंट है। तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये हमारा नेट एवरेज करंट कह सकते हैं, नेट करंट कह सकते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी? नेट करंट। और ये मेरी क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस करंट। इतनी बात समझ में आती है? यहीं से इसकी यूनिट आती है। वैसे तो इसकी यूनिट क्या होती है, यदि मैं यूनिट लिखूं तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर सेकंड, क्योंकि कूलाम T की सेकंड, लेकिन ये एम्पियर ने दिया था तो इसकी एक यूनिट और होती है, क्या? एम्पियर। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात और समझें, ये जो मुझे करंट मिल रहा है ये कब मिल रहा है? ये तो समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से। इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेंगे? जब क्या होंगे? फ्री चार्जेस। क्या होंगे? फ्री चार्ज। बात समझ में आती है? क्या होंगे? फ्री चार्ज। और ये फ्री चार्ज कहाँ देखने के लिए मिलते हैं हमको? ज़्यादातर मेटल्स में। हम कहते हैं ना मेटल्स हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल हमारे क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। सिंपल सी बात है। कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड भी होते हैं जहाँ मेरे आयंस फ्लो कर जाते हैं, मतलब उनमें कुछ फ्री चार्जेस होते हैं। मैं आपसे पूछूं, क्या गैस में चार्ज फ्लो होता है? क्या गैस में इलेक्ट्रिक करंट देखने के लिए मिलेगा? आप कह दोगे नॉर्मली जो गैस होती है वो क्या होती है? नॉन कंडक्टर। क्या होती है? नॉन कंडक्टर। लेकिन यदि मैं क्या करूं, इसका प्रेशर लो कर दूं, क्या कर दूं? इसके प्रेशर को लो कर दूं और इसका पोटेंशियल क्या कर दूं? पोटेंशियल हाई कर दूं, तब मुझे गैस में भी कुछ चार्जेस ट्रेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या? ट्यूबलाइट। इसका एग्जांपल क्या है हमारा? ट्यूबलाइट। देखिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ इसके आप नोट्स बना लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो हमने ये समझा कि गैस में भी चार्ज फ्लो हो सकता है, लेकिन क्या करना है? प्रेशर को लो करना है और पोटेंशियल हमको हाई कर देना है। बात क्लियर है? समझ में आई? अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन कहाँ होती है? आपको एक चीज़ बताऊं, मान लीजिए यदि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में मेरे चार्ज फ्लो हो रहा है, ये चार्ज कैरियर फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होता है, वो डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनिक करंट की। यहाँ से ये डायरेक्शन किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉनिक करंट की। इलेक्ट्रॉनिक करंट की। और जिस डायरेक्शन, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। वो कैसे जनरेट होती है बताऊंगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो डायरेक्शन होती है ये किसकी होती है? कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल करंट की। तो एक चीज यहां से समझ में आ गई, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट के क्या होती है? इसको मैं इलेक्ट्रिक भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? अपोजिट होती है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, ये कन्वेंशनल करंट यदि बैटरी लगाएं तो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ये कहाँ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, यदि इसकी डायरेक्शन है चार्ज फ्लो की, करंट के पास डायरेक्शन है, तो मैं आपसे पूछूं इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? आप कहेंगे ये इसके अकॉर्डिंग वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए एक चार्ज यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मेरा आया 2 एम्पियर। एक चार्ज मेरा यहाँ से आ रहा है, ये मेरा 3 एम्पियर।
और मिलके चार्ज एक यहाँ पे गया। मैं आपसे पूछूं यहाँ कितना चार्ज गया, मैं आपसे पूछूं यहाँ कितना चार्ज गया, क्या आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा वाला? वेक्टर वाला। यदि डायरेक्शन है तो वेक्टर वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। कौन सा? दो वेक्टर है, इसके बीच में कोई एंगल बनना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 5 एम्पियर। नॉर्मली मैंने इसको ऐड कर दिया एज आ स्केलर, स्केलर की तरह ऐड किया। या मैं यूं कहूं, यहाँ पे एक चार्ज चला गया 2 एम्पियर और यहाँ से एक चार्ज आया 3 एम्पियर, तो यहाँ कितना चार्ज होगा? आप सिंपल सी बात है, नॉर्मली स्केलर की तरह प्लस माइनस की तरह निकाल दोगे। यहाँ कितना होगा मेरा? 1 एम्पियर। इसके पास डायरेक्शन होती है, हाँ भैया होती है, लेकिन क्या ये फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं करता। इसके पास डायरेक्शन होती है बट ये फॉलो नहीं करता। इसके पास डायरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। फॉलो नहीं करता तो स्केलर होना चाहिए। डायरेक्शन होती है तो स्केलर क्यों कहें? तो इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं एक क्वांटिटी कहता हूं। क्या? टेंसर। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है? करंट टेंसर। तो मैं कह सकता हूं सो इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्या हो गया? एक टेंसर क्वांटिटी। बट लेकिन क्या टेंसर क्वांटिटी को कुछ और भी कह सकता हूं? हाँ, एक चीज कह सकते हो, टेंसर क्वांटिटी नहीं कहना चाहते तो स्केलर कह दो, स्केलर क्वांटिटी कह दो, ठीक है। पर वेक्टर नहीं कह सकते, बिकॉज इज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन। फॉलो, वेक्टर को फॉलो ही नहीं करता। स्केलर कह सकते हैं, लेकिन होता क्या है? ये टेंसर होता है कंडक्टर में, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी बात? थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम। देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरा क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कब फ्लो हुआ होगा? ये माने यहाँ पे बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन कब, ये मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ की तरफ फ्लो हो रहे हैं, मतलब यहाँ मेरा चार्ज फ्लो हो रहा है। 100% गारंटी है। यहाँ पे मैंने क्या लगाई होगी? एक बैटरी लगाई होगी। बैटरी में ऐसा क्या हुआ? बैटरी से हमने दिया इसे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जब हम EMF देते हैं तो इससे क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे समझ में आया? मैंने पहले ही बताया था। ये बड़ा वाला क्या कहलाता है? ये बड़ा वाला कहलाता है हाई पोटेंशियल। ये छोटा वाला क्या कहलाता है? लो पोटेंशियल। मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? 0 और 0, ये अंतर होता है। इससे क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या क्रिएट होगा? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। तो यहाँ पे ये ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहां पोटेंशियल होगा वहां क्या क्रिएट हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जैसी पोटेंशियल डिफरेंस हम पैदा करते हैं, तुरंत इस डायरेक्शन में क्या लग जाती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाती है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, आहा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आ गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करेगा? एक फोर्स क्रिएट करेगा। ये पहले हम पढ़ चुके हैं 2 चैप्टर में। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां क्या लगती है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होती है, और ये फोर्स कितनी होती है? F इज इक्वल टू QE। अच्छा, जहां पर ये फोर्स होगी, ध्यान देना मेरी बात पर, जहां पर ये फोर्स होगी वहां पर क्या होता है? एक्सेलरेशन नहीं होता। क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितना होता है? यदि F फोर्स लग रही है तो F इज इक्वल टू MA, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या होता है? MA। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन M। अच्छा, F इज इक्वल टू क्या है? QE। तो यहाँ पे ले सकता हूं मैं क्या? QE अपॉन M। अच्छा, ये मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं, यही बात समझ में आया?
ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आई, फोर्स से एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन कितना हुआ? क्यू ई अपॉन एम। इसमें इधर क्या आया? माइनस साइन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, मूव कर रहा है। यदि एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है तो क्या जनरेट हो रही होगी? एक वेलोसिटी जनरेट हो रही होगी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। और यदि मोशन हो रहा है तो कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो करंट क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। नहीं, यही बात समझ में क्लियर है? आहा, मजा आ रहा? समझ में आई बात? क्लियर हुआ पूरा का पूरा? तो यहां पे मेरा क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। यहां से मुझे मिला क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा यहां पे क्या हो गया? क्रिएट हो गया। बात समझ में आई? यहां पर ये तो समझ में आ गया कि करंट को कंस्टिट्यूट कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन। करंट इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंस्टिट्यूट हो रहा है। मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन क्या लेके जा रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं? ये तो समझ में आती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। ये जा भी रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये वाली बात कहाँ प्रूव हुई? अभी अभी हमने प्रूव करी। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रही थी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रही थी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, तो मूव तो कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं तो क्या लेके मूव कर रहे हैं भैया? जो बैटरी दे रही है। सिंपल सी बात, ध्यान देना ये बात पे। क्या लेके मूव कर रहे हैं? जो बैटरी दे रही है। बैटरी क्या दे रही है? सबसे पहली बात, ये बैटरी क्या क्रिएट करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मैं बताऊं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको क्या मिलता है? इसको मिलता है एनर्जी। इसको क्या मिलती है? एनर्जी। तो बैटरी ने क्या क्या दी? एनर्जी दी। किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या लेके जा रहे हैं? एनर्जी लेके जा रहे हैं। इसका और प्रूफ देता हूं। आपके घर में फैन है, फैन चलता है या कोई भी डिवाइस है जो चलती है, वो क्या करती है? वर्क डन करती है। वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से आती है? सिंपल सी बात है, आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है वहां से आती है, मतलब यहाँ पे बैटरी से आ रही है। तो बैटरी उसको काम करने के लिए क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है। और कहीं कोई बहुत जगह ये भी लिखा रहता है, बुकों में भी आपने हो सकता है बुकों में लिखा हुआ ये पढ़ा हो कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज। गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी ने क्या दिया इसे? एनर्जी दी। तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी चार्ज नहीं देती, बैटरी उससे एनर्जी देती है। तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप कहोगे फिर ये चार्ज का क्या काम होता है? आप क्या कहेंगे? चार्ज का क्या काम होता है? चार्ज इज हेल्प टू ट्रांसफर द एनर्जी। चार्ज क्या करता है? इट हेल्प्स टू ट्रांसफर द एनर्जी। ये एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। लेकिन बैटरी क्या है? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद देखो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहीं पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? नाम से समझ में आ रहा है क्या? ड्रिफ्ट। देखो नाम से समझ में आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब खिसकना। ड्रिफ्ट मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी से क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट हो जाए, उसको बोलते हैं हम क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आई? देखो कैसे हो रहा है, इसमें छोटे छोटे पहले से टर्मिनोलॉजी देखते हैं थोड़ी थोड़ी। पहले आता है एक मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ क्या है मैं आपको बताऊं। यदि ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसे मैं लैम्डा से डिनोट कर देता हूं। यही क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ। एक चीज आती है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ये क्या होता है? इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। इन दोनों के बीच में जो कोलिजन होने वाला है, सॉरी टाइम है बेटा, टाइम,
इन दोनों के बीच में जो कोलिजन होने वाला है, जब भी टकराएंगे उसके बीच का टाइम कौन है? रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, यदि रिलैक्सेशन टाइम का मैं एवरेज निकालूं, मतलब मान लीजिए किसी का टाइम T1 आता है, किसी का टाइम T2 आता है, किसी का टाइम T3 आता है, तो उसका एवरेज निकाला जाए तो T1 क्या एवरेज कैसे निकलता है? T1 प्लस T2 प्लस T3, हमारे n टाइम होंगे, तो कहाँ तक आएगा ये? Tn तक, अपॉन क्या आएगा? n, और इसको एक हमने क्वांटिटी दी टाउ। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? टाउ इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जरा ध्यान दीजिए, यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं किसी भी कंडक्टर का तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भगेंगे, इसका मतलब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, बात है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है। इसी के साथ इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखूं, मैं आपसे कहूं यदि कोई एक कंडक्टर कहां पर है? रूम टेम्परेचर पर है। कहां पर है ये? रूम टेम्परेचर। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? यदि मैं ये रूम टेम्परेचर पे इसको रखा हुआ है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है, एटम ही तो स्टेशनरी है, तो इसके अंदर किसी न किसी डायरेक्शन में यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देना। इस बात में इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी छुपी हुई है कि यदि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी न किसी डायरेक्शन में, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे है, एक्स्ट्रा कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया जा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके हमारा कहाँ पे आ रहा होगा? उसी जगह। मतलब नो वेलोसिटी। बात समझ में आई? नो वेलोसिटी, बट इट हैव स्पीड। इसके पास स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं इस केस में कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसके? वेलोसिटी के। स्पीड हमेशा इस वेलोसिटी से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है लेकिन घूम घाम के अपनी जगह आ जाता है। अब मैं यहां से क्या दे दूं? इससे पोटेंशियल दे दूं। क्या दे दूं? हल्का सा इसे पोटेंशियल दे दूं। अब तो क्या हो, मैंने क्या दे दिया? इसे एक पोटेंशियल दे दिया, तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से मान लीजिए एक मूवमेंट करने के लिए प्रेशर मिला। मान लीजिए ये कुछ इलेक्ट्रॉन थे, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था, कुछ इलेक्ट्रॉन थे। ये कहाँ की तरफ मूव करना चाहेगा? टुवार्ड द पॉजिटिव, टुवार्ड द पॉजिटिव, टुवार्ड द पॉजिटिव, टुवार्ड द पॉजिटिव। अब ये मूव करना चाहता है, क्यों? रीजन तुम्हें पता है। मैंने क्या जनरेट किया? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या क्रिएट करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स क्रिएट होगी, फोर्स से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से आएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी जहां होती है वहां क्या जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इस किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी से ये क्या करेगा? मूव करेगा। लेकिन जब ये मूव करता है, बीच में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होता है, उससे टकरा जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, दोबारा वहीं चला जाता है। फिर यहाँ पोटेंशियल लगा हुआ है, दोबारा ये टकराता है, दोबारा चला जाता है, दोबारा टकराता है, दोबारा चला जाता है, दोबारा टकराता है, दोबारा चला जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, कैसा आता है? ये जो ऐसे मूव कर रहा था, ये ऐसे मूव करता है, कहाँ पे? कहीं ना कहीं करता है, लेकिन ये यहाँ आ जाता है। इनिशियल इसने स्टार्ट की थी, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। देखो ऐसे जिगजैग नहीं, ये मूव कर रहा था, ये मूव करना चाह रहा था टुवार्ड पॉजिटिव, मूव करना चाह टुवार्ड पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से लेके कहीं ये पहुँच गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। कहीं से ये आया और यहाँ पहुँच गया। पहले ये कहाँ आ रहा था? बिल्कुल इसी पॉइंट पर, नो डिस्प्लेसमेंट।
अब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आया, बैटरी की वजह से, पोटेंशियल की वजह से। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको हम या वी से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी है, ये यही वाली वेलोसिटी है जिस वजह से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैंने क्या कह दिया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है इतनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया क्या है, मतलब इसको मूव कराने की तरफ, पॉजिटिव की तरफ मूव कराने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो वेलोसिटी लगती है वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतनी बात से समझ में आई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उससे धीरे धीरे कई बार टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, फिर लौट आते हैं, कोलाइड होते हैं, फिर लौट आते हैं, एक बार जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं और पॉजिटिव की तरफ अलाइन हो जाते हैं। जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और तुरंत हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, कन्वेंशनल करंट जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही होता है मेरा क्या, करंट में। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी इसका फॉर्मूला देखिए क्या निकालता हूँ वही मैं, यहाँ पर हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पे क्या जनरेट हुई, एक फील्ड जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या क्रिएट किया, एक फोर्स क्रिएट किया, F इजिकल टू क्यू ई, क्यू ई के क्या ले लूँ मैं, E और E, क्योंकि Q क्या है, चार्ज मेरा कितना है, E। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई समझ में, चार्ज इजिकल टू क्यू ई, इतनी, ये हम यहाँ पे भी लिखा था पहले, यहाँ पे भी हमने लिखा था, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये आएगा, ये है चार्ज और ये मेरा फील्ड, ई अपॉन एम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरा क्या, ई क्यू ई, हमारा क्या क्रिएट हुआ, फोर्स क्रिएट हुआ। आपसे यहाँ पूछो इस फोर्स की वजह से क्या क्रिएट हुआ, एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, माइनस ई अपॉन एम। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद इसकी वजह से क्या क्रिएट हुई, एक वेलोसिटी क्रिएट हुई। कितनी वेलोसिटी क्रिएट हुई, इनिशियल प्लस ए टी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन की इतनी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की इतनी, बहुत ध्यान देना मेरी बात पर, तीसरे इलेक्ट्रॉन की इतनी। यदि मैं यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकालूं, आप कहोगे सर एवरेज वेलोसिटी क्यों, यही मैंने समझाया था, एवरेज वेलोसिटी तो ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो क्या निकल के आएगा, जरा ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट जनरेट हुई थी, इससे फोर्स, फिर एक्सेलरेशन, उससे वेलोसिटी आई। वेलोसिटी जो मेरी जनरेट हुई है ये v1, ये कोई ना कोई वेलोसिटी है यहाँ पर। तो यहाँ से मेरी एक के लिए वेलोसिटी क्या क्रिएट हुई, v1 इजिकल टू इतना, सबका यदि मैं एवरेज निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एवरेज निकालने के लिए n का डिवाइड कर देंगे, इसको अलग कर लेंगे u प्लस ए टी, और ये n के अपॉन में अलग आ जाएगा। मैंने ये लिख लिया, ये इनिशियल क्या हो गया, 0। और यही हमने इससे पहले लिखा था, ये क्या, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज क्या कहते हैं, इसे टाउ कहते हैं। यदि ये 0 हो गया तो क्या बचा भाई, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, ये मेरा क्या आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आई। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, माइनस ई अपॉन एम, ये हमने पुट कर दी, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपसे पूछूं, यदि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इसमें करंट कितनी मूव हो रही है, करंट कितनी मूव हो रही है। देखो मैं आपको बताऊं करंट कितनी मूव हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पर। हमने माना कि ये एक पॉइंट था यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन एक क्यू में लग गए होंगे, एक पर्टिकुलर क्यू में, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, मान लिया हमने, इस पॉइंट पर लग गए। और किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण एक पर्टिकुलर डेल्टा टी टाइम में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण डेल्टा थीटा में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। मैं आपसे पूछूं अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर गए होंगे इन डेल्टा टी टाइम। नहीं आई बात समझ में? यहाँ पे सारे चार्ज क्या हो गए थे, एक अलाइन हो गए थे पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। ये डेल्टा टी टाइम है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ या यहाँ से लेके यहाँ, एक ही बात है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना, शिफ्ट हो जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पॉइंट को कितने चार्ज क्रॉस कर गए होंगे। सिंपल सी बात है, जितने इस बीच में होंगे, जितने इस बीच में होंगे, तो किसके बराबर होंगे, एक वॉल्यूम के बराबर। नहीं है वो समझ में? इस वॉल्यूम में कितने चार्ज होंगे, डेल्टा क्यू चार्ज। तो मैं आपसे पूछूं डेल्टा क्यू, ध्यान देना मेरी बात मेरा, डेल्टा क्यू चार्ज किसके बराबर हो गया, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए हो गया। एरिया इंटू क्या आएगा, लेंथ। लेंथ क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। लेंथ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। नहीं आती बात समझ में? एरिया इंटू लेंथ, लेंथ को क्या ले सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। क्लियर है? तो इतना क्या होगा, वॉल्यूम, क्योंकि इतने वॉल्यूम में चार्ज मेरे ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर है? दोबारा समझा रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, यदि ये एक कंडक्टर है किसी, मैं ये यहाँ ले लो, आप सोच रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन तो यूँ जा रहा है ना सर, यूँ ले लो कि यहाँ पर एक क्यू में सेलेक्ट हो गए सारे इलेक्ट्रॉन ड्यू टू वीडी। किसी एक डेल्टा टी टाइम में ये सारे के सारे शिफ्ट होके यहाँ पर आ गए। मेरा क्वेश्चन ये है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कितने चार्ज मूव कर जाएंगे। सिंपल सी बात है, अब ये यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पर इस बीच में जितने भी चार्ज होंगे सारे के सारे मूव कर जाएंगे। मतलब इसके किसके बराबर, वॉल्यूम के बराबर। और वॉल्यूम में कितने चार्ज होंगे, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस फेस, वॉल्यूम ऑफ दिस फेस। तो मैं वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ। यहाँ की लेंथ कितनी होगी, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितनी होगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वीडी इंटू टी। इतनी बात समझ में आ गई। कितने इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, एन ई। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। ये क्या है वो मेरा एरिया, ये क्या है मेरी पूरी डिस्टेंस, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डेल क्यू के डिवाइड कर दो डेल टी का, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, एन ई ए वी डी। डेल क्यू ओवर डेल टी क्या ले सकता हूँ मैं, आई एन ई ए वी डी। इतनी मेरी करंट होगी कहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में। यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है, इलेक्ट्रॉन मेरे मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी एक पोर्शन को, किसी एक वॉल्यूम को, किसी एक डिस्टेंस को, उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आती है वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ या ए टाउ। इस केस में करंट कितनी जनरेट होगी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, मैं इसको बता प्रूव भी कर सकता हूँ। मैं कैसे प्रूफ करता हूं, मैं आपको बताता हूं, उसका प्रूफ भी कई बार आ जाता है। ये तो हुई नॉलेज वाली बात, फील वाली बात। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है, आहा, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। देखें यार, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, जो चीज मैंने अभी समझाई थी ना, इसको एग्जाम में आ जाए तो कैसे करके आना है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी को, ठीक है, वो तो समझ में आ ही गया। करके कैसे आएंगे एग्जाम में, उसके लिए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हमने माना एक कंडक्टर है, वही एक क्यू में लगे हुए हैं, अभी समझाया था। ये कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वहाँ हमने डायरेक्ट निकाल दिया था। ये मूव किसकी वजह से कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। इसकी लेंथ मानी मैंने एल, एरिया लिया ए, एरिया लिया हमने ए। हमने माना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, एन। बात समझ में आ रही है? लेट द डेंसिटी ऑफ द चार्ज एन, स्मॉल एन हमने डेंसिटी ली, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। देखिए अभी अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो कर रहे थे, कितने चार्ज फ्लो कर रहे थे, इसके वॉल्यूम के बराबर। अब हम निकालें कि नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे, बात वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन
वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने माने हैं हमने अभी n, तो n अपॉन AL, वॉल्यूम कितना हुआ, एरिया इंटू लेंथ, अभी वही किया था हमने, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया इंटू लेंथ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल N इज इक्वल टू NaL। फर्स्ट इक्वेशन दे दी, बात समझ में आ रही है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर, मतलब हमने केवल इतने बीच में लिया था, अब पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है, Q इज इक्वल टू एनी। यदि Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो Q इज इक्वल टू एनी, एनी इलेक्ट्रॉन है किसके बराबर होंगे, IT के बराबर। तो I इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं लूं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन T। इस सेकंड इक्वेशन हो गई, n की वैल्यू हमने यहां से उठा के यहाँ पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा ये, I इज इक्वल टू NaLe, n की जगह आ जाएगा ना NaLe अपॉन T। T क्या होता है, टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है L, वेलोसिटी क्या है VD, L से L कट गया, I इज इक्वल टू NaVD। बात वही है, लेकिन करने का तरीका होता है थोड़ा सा। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। भाई इसको बहुत ध्यान से समझना, यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप का, उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। इसको समझना, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए मिलते हैं आगे ओम्स लॉ के साथ।